नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों के साथ। यूरोप अमेरिका की अर्थव्यवस्था रसातल में, भारत के लिए बुरे संकेत। चीन ने लद्दाख के बाद भारत को लिपुलेख की तरफ से भी घेरा। गौरक्षकों की हैवानियत, गुड़गांव में मुस्लिम युवक को हथौड़े से पीटा। आडवाणी जोशी को पहले नहीं बुलाया, अब फोन पर न्योता देंगे। अवमानना के अधिनियम की संवैधानिकता को 3 दिग्गजों की चुनौती। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब सिलसिला शुरू करेंगे बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले एक गुजारिश। दोस्तों, गोदी मीडिया में बहुत सारी खामियां हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प है स्वतंत्र पत्रकारिता को साथ देना, उसको मजबूत करना। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। अमेरिका और यूरोप से भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। कोरोना की चपेट में आने के बाद यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डांवाडोल हो गई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, अंतिम स्थिति उससे भी कहीं बदतर होगी। यूरोपीय संघ की एजेंसी यूरोस्टेट के अनुसार अप्रैल से जून की तिमाही में कारोबार में 12.1% की गिरावट आई है। ये 1995 से लेकर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। दक्षिण यूरोप के देशों की स्थिति और भी बदतर है। इसमें सबसे ज़्यादा बुरा हाल स्पेन का है, जहां की अर्थव्यवस्था 18.5% सिकुड़ गई है। गुरुवार को जर्मनी ने कहा कि उसके कारोबार में पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही में 10.1% की गिरावट आई है। अमेरिका की स्थिति तो और भी बुरी हो गई है। वहाँ 1940-30 के बीच आई महामंदी के बाद से अब तक की सबसे बुरी आर्थिक स्थिति है। वाणिज्यिक विभाग ने गुरुवार को कहा कि पिछली तिमाही के दौरान जीडीपी में 9.5% की कमी आई है। दूसरी छमाही के अमेरिकी कारोबार में 32.9% की कमी मानी जाएगी। ये 1947 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। उस समय जीडीपी में 34.5% की कमी हुई थी, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक रिकॉर्ड है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या असर पड़ेगा, इसी से समझा जा सकता है कि देश के सबसे अहम 8 कोर सेक्टर की दुर्गति हो चुकी है। मशहूर व्यावसायिक पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अप्रैल जून की तिमाही में भारत के इन 8 कोर सेक्टर के कारोबार में 24.6% की कमी हुई है। इसी दौरान पिछले साल कोर सेक्टर में 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। स्टील की मांग में 33%, सीमेंट में 7.5%, कच्चे तेल की मांग में 9%, बिजली में 9% की कमी देखी गई है। हालांकि लॉकडाउन में रियायत के बाद से थोड़ी बहुत मांग निकलने लगी है, पर वो बहुत ही कम है। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण 13 करोड़ लोगों की नौकरी का आंकड़ा तो शुरुआत में ही आ गया था, और अब आगे क्या होगा इसका इंतज़ार पूरा देश कर रहा है। हालात बहुत ही बुरे हैं और बुरे होते जा रहे हैं जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। देश में 57,000 के करीब मामले पिछले 24 घंटे में निकले हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो कोरोना के बढ़ते के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था का संकट भी गहरा रहा है। लेकिन हमारी सरकार, ऐसा लगता है कि राफेल का उत्सव मनाने में लगी है, भूमि पूजन में लगी है, और दूसरे काम जो एजेंडे में नहीं होने चाहिए, जैसे जाने माने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, मानवाधिकारकर्ताओं को जेल में ठूसना, सीए के विरोध में प्रदर्शन करने वालों को जेल में डाल देना, इस सब काम में वो ज़्यादा मशगूल है, बजाय इसके कि अर्थव्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे पटरी पर लाया जाए, इस बारे में उसका कोई भी
दर्शन अभी तक सामने नहीं आया। जो भी कदम उठाए उसके कोई इफ़ेक्ट नहीं है। हम जानते हैं कि राज्यों की माली हालत बहुत बुरी हो गई है, केंद्र सरकार की हालत ख़राब है, राज्य अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कर्ज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो चारों तरफ अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। और ऐसे में नीरो बांसुरी बजा रहा है, वो पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। तो ये एक बहुत सी चिंता की बात है कि संकट तो हर देश में आते हैं, लेकिन उस संकट से निपटने के लिए वहाँ के नेतृत्व, वहाँ की सरकार अगर समझदारी से काम लेती है तो उस संकट से उबरने में भी वक्त नहीं लगता या कम वक्त लगता है। हमारे देश में अभी उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ मॉब लिंचिंग के केस आ रहे हैं, हमारे यहाँ सांप्रदायिक हिंसा, तनाव के केस आ रहे हैं, हमारे यहाँ सरकार की तरफ से दमन की कार्रवाइयों के मामले आ रहे हैं, और आर्थिक मोर्चे पर उसका ध्यान कम दिख रहा है। और जो समस्याएं दूसरी सामने आ रही हैं उसकी वजह से भी हमारी सरकार काम नहीं कर पा रही है। जैसे आप देखें कि लद्दाख में चीन के द्वारा जो दबाव बना दिया गया है उसमें उलझी हुई है सरकार, और ख़ुद अपने तरफ से भी कुछ समस्याएं खड़ी करने में ये सरकार उस्ताद है। अब राजस्थान में सरकार उलटना है, पहले मध्य प्रदेश में सरकार उलटना था, अब कुछ और राज्यों में की सूची उसके पास है, बिहार में चुनाव लड़ना है, पश्चिम बंगाल के लिए कैसे ममता बनर्जी सरकार को ढहाया जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। तो इस सरकार का राजनीतिक एजेंडा इतना हावी है कि वो आर्थिक एजेंडे पर ध्यान ही नहीं दे पा रही है, और इससे एक बहुत भयानक स्थिति हमारे सामने है। करोड़ों करोड़ लोग बेरोज़गार होंगे, खाने पीने की नहीं होगी, भुखमरी फैलेगी, बदहाली फैलेगी, अपराधों में वृद्धि होगी, और तमाम तरह की वो नकारात्मक चीज़ें जिनसे हम पिछले 1 साल पहले तक कमोबेश बचे हुए थे। हालांकि 6 साल से लगातार बुरे हालात हो रहे हैं, पहले भी बहुत अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन 6 साल में बहुत बिगड़े हैं। और ये जो आर्थिक संकट आया है ये हमें और भी अंधेरे में ढकेल रहा है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार चीन ने अब उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के पास अपनी सेना जुटा ली है। यहाँ पिछले कुछ हफ्तों से चीनी सेना की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ चीन के करीब 1000 सैनिक पूरी तरह तैयारी के साथ हैं। लद्दाख में मई की शुरुआत में से भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। 15 जून को हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान भी शहीद हो गए थे, जिसके बाद भी चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। पेंगोंग सो इलाके में भी चीनी सेना 8 किलोमीटर तक अंदर आ गई है और पीछे जाने के मूड में नहीं है। इसी दौरान लिपुलेख दर्रे पर चीन द्वारा सैनिक बढ़ाना खतरे का संकेत ज़रूर है। मानसरोवर यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला लिपुलेख दर्रा पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में रहा है। इससे पहले नेपाल ने भारत द्वारा हिमालयी दर्रे के लिए बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क पर आपत्ति जताई थी। इसी आपत्ति के चलते दोनों देशों के रिश्तों में भी खटास आ गई है, और इस खटास का फ़ायदा भी चीन उठाना चाहता है। इसीलिए वो नेपाल के साथ दोस्ताना रवैया दिखा रहा है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति ने नेपाल की तारीफ भी कर दी है। उन्होंने कहा कि चीन ने नेपाल को हमेशा अपने बराबर का दर्जा दिया है, और जिस प्रकार से वो कोरोना संकट में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं उससे दोस्ती का नया अध्याय शुरू हुआ है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने भी चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का स्वागत किया है। तो जहां भारत अपनी एक कहना चाहिए गुट बना रहा है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, जिसको क्वाड कहा जाता है, चौकड़ी कहा जाता है, तो उसी के कहना चाहिए कि काट के लिए चीन उन देशों को जोड़ रहा है जो भारत के पड़ोसी हैं। नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब से अपनी दोस्ती गांठ रहा है और नए नए विवाद खड़े करके भारत सरकार पर दबाव बना रहा है। तो ये भारत सरकार की अब कूटनीति और रणनीति इन दोनों स्तरों पर परीक्षा है, क्योंकि उसने जो अमेरिका का दामन थाम लिया है उससे चीन के अंदर और भी संदेह बन गए हैं और भी उसका व्यवहार शत्रुतापूर्ण होता जा रहा है। तो ये कौन सा मोड़ लेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल ये साफ दिख रहा है कि नेपाल को उसने पटा लिया है और पटाने की कोशिश में लगा हुआ है निरंतर, जिसकी वजह से भारत के लिए अब कहना चाहिए कि कई मोर्चों पर समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पाकिस्तान है ही,
नेपाल के साथ रिश्ते खराब हैं और चीन के साथ भिड़ंत चल ही रही है। बांग्लादेश भी अब धीरे धीरे चीन की तरफ झुक रहा है। वो उसके मंत्री भारत आने के लिए तैयार नहीं है, विजिट बार बार रद्द कर रहे हैं और कई ऐसे संकेत मिल चुके हैं कि भारत सरकार के साथ उनकी नाराज़गी, हालांकि भारत सरकार ने अब उनको खुश करने के लिए कुछ उपाय करने शुरू किए हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि चीन के साथ लड़ाई में अगर भारत ने अमेरिका की तरफ रुख किया और अमेरिका और उनके अमेरिका परस्त दोस्तों के साथ अपनी गुटबंदी की, तो ये हो सकता है कि ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो। इसलिए बहुत ही सोच समझकर, फूंक फूंक कर भारत सरकार को कदम बढ़ाना पड़ेगा। अपनी विदेश नीति को इस ढंग से संतुलित करना पड़ेगा कि वो तमाम देशों का सहयोग ले, लेकिन किसी देश की तरफ ज़्यादा झुका हुआ न दिखे और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हम किसी देश के मोहरे की तरह काम कर सकते हैं चीन के खिलाफ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस घटना से एक बार फिर से उभर कर सामने आई हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। गौ रक्षा के नाम पर दूसरों की जान लेने पर आमादा कथित गौ रक्षकों ने राष्ट्रीय राजधानी से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर हैवानियत दिखाई है। इन कथित गौ रक्षकों ने मांस ले जाने के शक में एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा है। घटना शुक्रवार 9 बजे की है। कथित गौ रक्षकों के एक समूह ने 8 किलोमीटर पीछा करके एक पिकअप ट्रक, छोटा ट्रक होता है, उसको रोक लिया। ट्रक के ड्राइवर लुकमान को खींचकर बाहर निकाला और इस शक में कि वो गो मांस की सप्लाई कर रहा है, मारना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने गो रक्षा के नाम पर गुंडाई कर रहे, अपराध कर रहे इन लोगों को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। घटना के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कथित गो रक्षक लुकमान के पैरों पर हथौड़े से वार कर रहा है। इन कथित गोरक्षकों की गुंडाई यही नहीं थमी, उन्होंने लुकमान को उसी ट्रक में डाला और बादशाहपुर गांव ले गए और वहां फिर से उसे जान से मारने की नीयत से पीटा। लुकमान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पिकअप के मालिक का कहना है कि वो पिछले 50 साल से भैंस के मीट का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में एक हमलावर प्रदीप यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इससे पहले कई बार गो रक्षकों ने सरेआम लोगों को पीट कर मॉब लिंचिंग करके मार डाला है और ये सिलसिला 2015 में ग्रेटर नोएडा में एक बुजुर्ग अखलाक को पीट कर मार डालने से शुरू हुआ था। अखलाक को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया था क्योंकि कथित गो रक्षकों को इस बात का शक था कि उसके फ्रिज में गो मांस रखा है, जो बाद में पुष्ट हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये गो रक्षकों को जो संरक्षण मिल रहा है, गो रक्षक क्योंकि ये हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ की सरकारें, वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन उनको संरक्षण दे रहा है और जिन भी राज्यों में हो रहा है ऐसा संरक्षण मिल रहा है, उन्हीं राज्यों में ये घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, आपने देखा कि हरियाणा में लगातार ये घटनाएं हुई हैं। ये घटना झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी तब वहाँ हुई। तो इस तरह की घटनाएं उन्हीं राज्यों में हो रही हैं जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। बीजेपी की सरकारों में इनका मान सम्मान भी हो रहा है। आपको याद होगा कि झारखंड में ऐसे ही एक मॉब लिंचर टीम को सम्मानित किया था केंद्रीय मंत्री ने। तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं जो हौसला अफजाई कर रहे हैं बीजेपी के नेता, बीजेपी खुद पार्टी। और इस तरह के लोगों को जब अपराध करने की खुली छूट मिल जाएगी तो यही होगा। और ये केवल मामला गौ हत्या का नहीं है, गौ के हत्या के नाम पर की जाने वाली वायलेंस का नहीं है, बल्कि ये एक समुदाय को डराने, धमकाने, मारने और दबाने की एक जो लंबी प्रक्रिया चल रही है, लंबी साजिश चल रही है, उसका हिस्सा है। तो इसे आप केवल ये प्रदीप यादव या जो 4-6 लोग उन्हें मिल के मारा इस तक सीमित मत रखिए। ये इसमें हरियाणा सरकार को आप शामिल मानिए। स्थानीय पुलिस जो ये देखते हुए चुप रही, उसको ऊपर से निश्चित रूप से निर्देश मिले होंगे कि ऐसी घटनाओं में क्या करना है। उनके जो पुलिस अफसर हैं, उनके ऊपर जो और अफसर हैं, तो ये एक पूरा सिलसिला है, पूरी व्यवस्था है जो इस तरह के तत्वों को संरक्षण दे रही है और वो इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही भयानक है। भारत की तस्वीर पूरी दुनिया में बहुत ही बिगड़ रही है। और आइए अब अगली खबर लेते हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत
चुनिंदा वीवीआईपी शरीक होंगे। लोगों की निगाहें राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सरीखे नेताओं को आमंत्रित किए जाने पर है, लेकिन दोनों ही नेताओं को अभी तक आमंत्रण नहीं भेजा गया है, जबकि उमा भारती और कल्याण सिंह को आमंत्रण भेजा जा चुका है। कल्याण सिंह और उमा भारती दोनों ने पुष्टि की है कि वे अयोध्या जाएंगे। हालांकि मीडिया में खबर उछलने के बाद सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि अब आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बुलाने के लिए फ़ोन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की, जो इसमें सबसे अग्रणी रहे, क्या उनको सबसे बाद में और वो भी फ़ोन करके निमंत्रण दिया जाएगा? ये भी अभी साफ नहीं है कि उनको निमंत्रण मिलेगा भी या नहीं। मोदी के सत्ता में आते ही इन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था। इनसे सारी जिम्मेदारियां ले ली गई थीं। आडवाणी की जिस तरह से अनदेखी की गई वो जग जाहिर है। उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए उठा था, वो भी उनको नहीं बनाया गया, और यहाँ तक कि उनसे बिना पूछे उनकी सीट गांधीनगर से अमित शाह को उतार दिया गया था। तो ये एक लगातार कोशिश हो रही है कि उन नेताओं को जो इस आंदोलन में अगुवा थे उनको साइडलाइन करके श्रेय खुद ले लिया जाए। अगर ये वरिष्ठ नेता वहाँ होंगे तो उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है, देनी पड़ सकती है, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं और उन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर क्या करेंगे? वो तो जाहिर है कि इसका सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं। और ये लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 5-7 साल से किस तरह से बीजेपी के अंदर ऐसे नेताओं को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है जिनका योगदान बीजेपी को इस मुकाम तक लाने में रहा है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कही जा सकती है बीजेपी की, या अगर कहें तो जिस तरह से ये आंदोलन चला, राजनीतिक आंदोलन था, कोई धार्मिक आंदोलन तो था नहीं, राजनीतिक आंदोलन था, राजनीतिक स्वार्थ के लिए चलाया गया। इसमें ज़बरदस्त हिंसा हुई, दंगे हुए, फसाद हुए, सैकड़ों लोगों की जानें गईं, बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया गया, और अब एक फ़र्ज़ी फ़ैसले, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कहना चाहिए कि फ़ैसला ही था, जो तथ्यों पे कम आधारित था, जिसके बारे में तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं, उसके आधार पर अब एक मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड कंपनी लेना चाहती होगी। इसलिए इनकी अनदेखी की जा रही है। इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन भूमि पूजन कर रहा है, किसको बुलाया जा रहा है, नहीं बुलाया जा रहा है, इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ना है, और ना ही भगवान राम को कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये राजनीति का हिस्सा है, और इस समय भी किस तरह की राजनीति इसको लेकर खेली जा रही है वो इससे स्पष्ट होती है। आप उसको देख सकते हैं साफ साफ। अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, वकील प्रशांत भूषण और वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने अर्जी दाखिल करके अदालत की अवमानना कानून की अवैधता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट संविधान के मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। याचिका में अवमानना कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के 2 मामले चल रहे हैं। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके 2 ट्वीट को लेकर आपराधिक अवमानना का नोटिस भेजा था। याचिका में कहा गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1972 की धारा 2C1 को गैर संवैधानिक करार दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस एक्ट में अवमानना का जो प्रावधान है वो संविधान की प्रस्तावना और उसके बेसिक फीचर के खिलाफ है। बता दें कि एक्ट की धारा 2C1 में प्रावधान है कि अगर कोई भी लिखकर, बोलकर या इशारे में ऐसा काम करता है जिससे अदालत की बदनामी होती है, उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस लगती है, तो वो अदालत की अवमानना माना जाएगा। तो अदालत की अवमानना का कानून अरसे से इसका विरोध हो रहा है। मीडिया जगत ख़ास तौर पर विरोध करता है, क्योंकि मीडिया जगत को परेशान करने के लिए, पत्रकारों को परेशान करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती रही हैं पार्टियां भी, कोर्ट भी करते रहे हैं। तो इसको लेकर बहुत पहले से ही विरोध चल रहा है। लेकिन चूंकि प्रशांत भूषण को ज़बरन ये साफ साफ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनको सबक सिखाना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट उनके पीछे पड़ा है, सरकार उनके पीछे पड़ी है, तो उनके 2 ट्वीट को बहाना बनाकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और उसी के संदर्भ में ये 3 लोग कोर्ट में गए हैं, क्योंकि एक अवमानना की कार्रवाई एन राम के खिलाफ भी चलाई गई थी।
आपको याद होगा राफेल मामले में उन्होंने जब घोटाले का पर्दाफाश किया था तो उन पर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी लगा दिया गया था, डिफेमेशन का भी मामला लगाया गया था और ये भी। तो इस तरह से ये 3 बड़े धुरंधर अब कोर्ट गए हैं। कोर्ट में इसको चैलेंज किया है, संवैधानिक आधार पर चैलेंज किया, क्योंकि जो हमारी मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, उससे इस पर आघात हो रहा है। अब मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट से किस उम्मीद में ये लोग गए हैं, ये देखने की बात है। हाल चैलेंज तो किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया हम पिछले 4-5 सालों में लगातार देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से उसके फैसले आ रहे हैं, किस तरह से प्रभावित है, किस तरह से दबाव में सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस कानून को जो चैलेंज किया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह से उसकी सुनवाई करता है और किस तरह का फैसला हमें देखने को मिलता है। और अब अंत में हम लेंगे कोरोना से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां। जैसे एक जानकारी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग अधिकारी एंथनी फाउची ने चीन और रूस द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि चीन और रूस किसी देश को वैक्सीन देने से पहले उसका परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का परीक्षण करने से पहले वैक्सीन तैयार करने का दावा चिंताजनक है। अब ये जो फाउची का ऑब्जेक्शन है, ये दरअसल इसको 2 उसमें देखना चाहिए। एक तो राजनीतिक है और दूसरा व्यापारिक है, कारोबारी है। अमेरिका को लग रहा है उसकी कंपनियां बना लेंगी तो दुनिया भर में उसका कारोबार चलेगा, उसको फ़ायदा होगा, उसका नाम होगा कि उसने वैक्सीन सबसे पहले बनाई। लेकिन चीन और रूस भी वैक्सीन की होड़ में आगे हैं। रूस ने तो कह भी दिया है कि 12 अगस्त को वो वैक्सीन लॉन्च करेगा। चीन भी अपने अंतिम दौर के परीक्षण कर रहा है। तो ये एक चुनौती जो इन 2 देशों से अमेरिका को मिल रही है, ये उसके खिलाफ इस बयान को देखा जाना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है फाउची के माध्यम से ट्रंप सरकार ने, कि ताकि इनको क्रेडिट ना मिले और अगर ये जल्दी से वैक्सीन बना के दुनिया भर में देना शुरू कर देंगे तो इनकी जो छवि है और बेहतर होगी और अमेरिका और पिछड़ जाएगा। तो ये एक राजनीति है जिसके तहत से इस तरह से ये टिप्पणी आई है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 24 घंटे में रिकॉर्ड 57,000 से अधिक मामले आए हैं। एक दिन में दुनिया भर में करीब 3 लाख मामले आए हैं। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,75,00,000 के पार चला गया है और अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 45,61,000 के पार चला गया है। तो दोस्तों, ये थी खबरें आज की और इनका विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं अब सोमवार को फिर हाजिर होऊंगा उस दिन की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ होंगे और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।